Hello students, in this video we will cover chapter 7 of equity derivative module. The name of the chapter is Introduction to Clearing and Settlement System. So it's an extension of the last chapter which we have discussed, and along with the trading system, clearing and settlement system is also important, and again this is also the part of broker infrastructure. और अब करते हैं इसको डिस्कस. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की डेफिनेशन क्या है पहले ये समझ लेते हैं. सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट्स ऑफ ऑल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन द एफएनओ सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज. तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लियरिंग का काम क्या है? सेटलमेंट. क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है? सेटल कराना. क्या सेटल कराना? फंड्स को सेटल कराना और डिलीवरी को सेटल कराना. तो जो बायर होगा, बायर को फंड्स सेटल कराने पड़ेंगे, और जो सेलर होगा, सेलर को क्वांटिटी या फिर जो डिलीवरी है वो सेटल करानी आपको पड़ेगी. तो जो सेटलमेंट की गारंटी कौन लेता है? वो कॉर्पोरेशन लेता है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटलमेंट की गारंटी लेता है. तो यहाँ पे हम क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को डिस्कस करने वाले हैं कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का मोडस ऑपरेंडी क्या है और क्या क्या काम उनको करने पड़ते हैं, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं उनका. तो यहाँ पे ये इस चैप्टर में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं. सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्ट्स एज अ लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल द ट्रेड्स. मैंने बोला था ये दोनों की गारंटी लेता है, बायर और सेलर की, दैट दे विल परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन एंड दे विल फुलफिल द ऑब्लिगेशन, एंड ऑल्सो गारंटीज देयर फाइनेंशियल सर्विस. यहाँ पे गारंटी वर्ड यूज किया हुआ है तो इसका मतलब ऑब्वियस है. ठीक है. सो क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट. अब कितने तरीके के क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी क्लियरिंग मेंबर्स के थ्रू ऑपरेट करता है. तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक मान के चलिएगा एक यूनिवर्सल सेट हो गया, और उसके नीचे फिर आपके ये सब सेट हो गए. सो क्लियरिंग मेंबर्स हमने दोबारा प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था. सेल्फ क्लियरिंग होता है, प्रोफेशनल क्लियरिंग होता है, और ट्रेडिंग कम मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है. सो सेल्फ क्लियरिंग जो खुद के अकाउंट में अपने ट्रेड्स को क्लियर आउट करेगा. प्रोप्राइटरी अकाउंट भी हो सकते हैं और क्लाइंट के अकाउंट भी हो सकते हैं. एग्जीक्यूटेड बाय देम ओनली, ईदर ऑन देयर अकाउंट और अकाउंट ऑफ देयर क्लाइंट्स. ठीक है. ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर, तो ये ब्रोकर्स भी होते हैं. ये ब्रोकर कम क्लियरिंग मेंबर होगा. ब्रोकर कम क्लियरिंग मेंबर. सो दे क्लियर एंड सेटल देयर ट्रेड्स एज वेल एज द ट्रेड्स ऑफ अदर ट्रेडिंग मेंबर्स एंड कस्टोडियन पार्टीज. ठीक है. कि अदर ट्रेडिंग मेंबर्स के भी ट्रेड सेटल कर सकते हैं, और प्रोफेशनल तो आपको सारे ट्रेडिंग मेंबर्स के वो कर सकते हैं. प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर जिनका काम ही क्लियरिंग का है, जैसे बैंक्स एंड कस्टोडियंस. बैंक्स एंड कस्टोडियंस उनका यही काम होता है. Then we have clearing banks. तो fund settlement takes place through clearing banks. एक delivery settlement होगा और एक fund settlement होगा. तो fund settlement clearing bank करता है, और इसमें सबसे बड़ा player है HDFC बैंक. ये बहुत बड़ा player है clearing bank का. For the purpose of settlements, all clearing members are required to open a separate bank account with clearing corporation designated clearing bank for F1 segment. ठीक है. तो clearing corporation ने एक specified बैंक को डेजिग्नेट किया हुआ है, और जितने भी क्लियरिंग मेंबर्स हैं उनको सबको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा उस डेजिग्नेटेड बैंक के साथ, और जिससे आपको जो फंड सेटलमेंट है वो उसी बैंक अकाउंट के थ्रू होने वाली है. तो एक बार देख लेते हैं एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है आपको क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए. ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में. इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग, और इतना मुश्किल भी नहीं है. तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं कि नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है या थ्रेशोल्ड्स क्या है. तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से इस चैप्टर में से बन सकते हैं. तो कौन कौन बन सकता है? जिनकी नेटवर्थ एटलीस्ट 300 लाख है या फिर 3 करोड़ है. जिनकी नेटवर्थ यानी नेट एसेट्स, एसेट माइनस लाइबिलिटी. नेट एसेट्स को एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ, जिनको हम नेट एसेट्स बोलते हैं. तो नेटवर्थ आपकी 3 करोड़ होनी चाहिए. ठीक है. And who clears and settles only deals executed by him is 100 लाख रुपए. 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए के ट्रेड्स जो है सेटल कर सकते हैं. साथ में डिपॉजिट कराना पड़ेगा 50 लाख रुपीस का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास. क्यों? क्योंकि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन खुद गारंटी लेता है. तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अपने मेंबर से भी लेगा, अपने मेंबर से गारंटी लेगा, तो ही तो आगे जाके गारंटी देगा. आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा, और एडिशनल इंक्रीमेंटल डिपॉजिट है 10 लाख रुपीस का to the clearing corporation for each additional trading member in case the clearing member undertakes to clear and settle deals for other trading member. मान के चलिएगा एक बड़ा ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर है. मान के चलिए मैं शेर खान की बात करता हूँ,
और शेर खान ने डिसाइड करा है कि वो एंजल के ट्रेड्स भी क्लियर करेगा, साथ में जीरोधा के भी करेगा, अपस्टॉक्स के भी करेगा। तो जितने ट्रेडिंग मेंबर, जितने क्लाइंट वो बढ़ाता जाएगा, हर एक क्लाइंट के लिए उसे 10 लाख रुपीज़ के इंक्रीमेंटल डिपॉजिट और देने पड़ेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जितने क्लाइंट आप ऐड करोगे, हर क्लाइंट के आपको 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सेटलमेंट मैकेनिज्म होता कैसे, सेटलमेंट इसको समझ लेते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में सो बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी बायर और सेलर हैव टू डिपॉजिट मार्जिन मनी। मैंने आपको बताया था बायर और सेलर जो भी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं दोनों को मार्जिन, इनिशियल मार्जिन देने पड़ते हैं। इनिशियल मार्जिन प्लस M2M मार्जिन और रेगुलर या कंटिन्यूइंग मार्जिन भी उनको मेंटेन करना पड़ता है। तो ट्रेड में एंटर करने के लिए उन्हें इनिशियल मार्जिन देना पड़ता है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैव टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। द M2M सेटलमेंट जो मैंने आपको बताया था, M2M सेटलमेंट क्या होता है, डेली प्रॉफिट और लॉस को आप सेटल करो। डेली मार्क टू मार्केट होता है, मार्क टू मार्केट M2M, डेली प्रॉफिट या लॉस को आप सेटल कर लो। जिसको लॉस हो रहा है वो अपने अकाउंट से, जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसको पैसे ट्रांसफर कर देगा। ये एक्सचेंज जो है वो उसको सेटल आउट कराएगा। तो डेली सेटलमेंट होता है which happens continuously at the end of each day and the final settlement which happens on the last trading day of the future contract। यानी जब एक्सपायरी वाला दिन होगा वहाँ पे तो नेट सेटलमेंट हो ही जाएगी, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि M2M जब सेटलमेंट होती है तो डे के हिसाब से, रियल टाइम के हिसाब से वो सारा सेटल आउट होता रहता है। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे होता है, वहाँ पे भी डेली एंड फाइनल दोनों तरीके के होते हैं जैसे फ्यूचर्स में होता है। तो इन दिस द बायर ऑफ एन ऑप्शन पेज द प्रीमियम, बायर को प्रीमियम पे करना होता है, सेलर को रिसीव होता है। द अमाउंट पेबल एंड रिसीवेबल एज प्रीमियम आर नेटेड टू कंप्यूट द नेट प्रीमियम पेबल और रिसीवेबल अमाउंट फॉर ईच क्लाइंट फॉर ईच ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हर एक क्लाइंट का, हर एक पोजीशन का रादर, हर एक पोजीशन का एक नेट अमाउंट निकालते हैं। जैसे मान के चलिएगा आपने 4 लेग स्ट्रैटेजी बनाई है, 5 लेग स्ट्रैटेजी बनाई है, जैसे मैंने आपको स्प्रेड्स में बताया था, या फिर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल है जिसमें अंदर 2 लेग्स आपको बाय या सेल करनी पड़ती है। तो उसका जो नेट प्रीमियम अमाउंट होगा, नेट प्रीमियम जो भी निकलेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा प्लस माइनस करके निकलेगा, वो आपको सेटल आउट करना पड़ेगा डे के हिसाब से, ठीक है। तो बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैव डेली प्रीमियम सेटलमेंट्स, तो इसका भी प्रॉफिट और लॉस आपका डेली होगा। और फिर उसके बाद फाइनल सेटलमेंट कैसे होता है, मैंने आपको बताया था स्टॉक ऑप्शंस के केसेस में यू हैव टू गिव द डिलीवरी। स्टॉक ऑप्शन में आपको डिलीवरी देनी पड़ती है, लेकिन जो इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं वो कैश सेटल होते हैं। तो जो डिलीवरी सेटलमेंट्स होती है वो कैसे होती हैं, ऑल इन द मनी स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट क्लोज टू मनी ऑप्शंस विच आर एक्सप्लिसिटली मार्क्ड एज डू नॉट एक्सरसाइज shall get automatically exercised on the expiry day। क्या कह रहा है, जो भी इन द मनी के ऑप्शंस होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जो भी इन द मनी के ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं वो डिलीवरी सेटल होते हैं, उनके अंदर डिलीवरी सेटलमेंट होती है और आपको डिलीवरी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ठीक है। डिलीवरी सेटलमेंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाते हैं एक्सपायरी डे, यानी वो ऑटोमेटिकली आपको राइट, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या पढ़ाया था, राइट टू बाय और सेल मिलता है, लेकिन ये राइट आपको लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे कंपलसरी का एक कंपलसरी वाला क्लॉज आ गया कि ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो जाएगा। तो जो बायर ऑफ ऑप्शन होगा उसको ऑटोमेटिकली डिलीवरी मिल जाएगी, चाहे वो मांगे या ना मांगे, उसको मिल जाएगा। लेकिन क्लोज टू मनी यानी आउट ऑफ द मनी वाले केस में, आउट ऑफ द मनी वाले केस में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन द मनी वाले केस के अंदर आपको कंपलसरी एकदम से डिलीवरी मिल जाएगी। ऑल दीज लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने भी बाय कर रखा होता है और ऑटोमेटिकली असाइन टू द शॉर्ट पोजीशन इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम सीरीज ऑन अ रैंडम बेसिस। तो जिनकी भी ऑब्लिगेशन बन रही होगी, जिन्होंने सेल कर रखा होगा ऑप्शन, उनको ऑटोमेटिकली ये रैंडम बेसिस पे किसी को भी मैच करा के आपको डिलीवरी ये दिलवाई देंगे कैसे भी करके। देन कम्स द स्पैन। तो स्पैन क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। तो स्पैन एक तरीका होता है जिससे आप मार्जिन कैलकुलेट करते हो। इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पैन यूज करना पड़ता है। और ये होता क्या है, स्पैन मेजर क्या करता है, ये रिस्क मेजर करता है कि एक दिन में कितना रिस्क है, कि कितना पैसे का लॉस या कितने पैसे का एक दिन में फायदा हो सकता है, वो हमें स्पैन के थ्रू पता चल जाता है। तो ये क्या है, मार्जिन इवैल्यूएट करने के लिए आता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि मैक्सिमम मूवमेंट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मूवमेंट एक दिन में कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम मूवमेंट पर डे,
उसके हिसाब से मार्जिन को ये कैलकुलेट कर लेते हैं और उतनी मार्जिन आपसे ये फिर क्या करेंगे, लेवी कर देंगे आपके, इतनी मार्जिन आपको ये देनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में कि आपने फ्यूचर बाय करे, 100 रुपीज़ का फ्यूचर बाय करा। अब वो फ्यूचर का जो प्राइस बैंड है या तो वो 90 जा सकता है, 10% का प्राइस बैंड है, या फिर वो 110 जा सकता है, 10% का वो हो गया। और इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज था वो मान के चलिएगा 50 हो सकता है ना। तो अगर आपने खरीदा तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 50 इंटू 10 500 रुपीज़ का हो सकता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी कितना हो सकता है, 500 रुपीज़ का हो सकता है। तो आपसे जो स्पैन मार्जिन रखवा लेंगे वो रखवा लेंगे 500 रुपीज़, ठीक है। स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क, यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करता है, और डेविएशन कितनी आ सकती है, केवल 10% की डेविएशन आ सकती है। तो वो 10% की मार्जिन आपको सबमिट करनी पड़ती है बिफोर एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू मैनेज रिस्क एफिशिएंसी इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, एक्सचेंजेस हैव अडॉप्टेड स्पैन, अ रिस्क मैनेजमेंट एंड मार्जिनिंग प्रोडक्ट डिजाइन बाय यूएसए। द सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है इनिशियल मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए ये यूज होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और स्टैंडर्ड डेविएशन मॉडल है, जितना प्राइस बैंड बताया होता है 10% होगा तो 10% के हिसाब से, 15% होगा 15% के हिसाब से, 20% के चांस होंगे तो 20% के हिसाब से, उस हिसाब से ये लॉट साइज से इसको मल्टीप्लाई करके वो आपकी इनिशियल मार्जिन निकाल देंगे। इनिशियल मार्जिन हमने डिस्कस कर ही ली थी। इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आर बेस्ड ऑन 99% वैल्यू एट रिस्क ओवर अ डे, ठीक है। तो एक दिन का रिस्क मान के चलिएगा आप, 10% का रिस्क है तो वो उसी के बेसिस पे आपसे इनिशियल मार्जिन देंगे। प्रीमियम मार्जिन हमें पता ही है, ऑप्शंस के अंदर हमें प्रीमियम मार्जिन देनी पड़ती है, प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है, तभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमें एंटर होते हैं। असाइनमेंट मार्जिन मान के चलिएगा जब हम डिलीवरी असाइन करते हैं, जब हम ऑप्शन के थ्रू डिलीवरी ऑन एक्सपायरी ऑफ ऑप्शन, तब आपको ये मार्जिन सबमिट करनी पड़ती है। कैसे, आपने मान के चलिएगा कॉल ऑप्शन बाय करा 50 रुपीज़ पे, है ना, और उसके अंदर आपको 50 क्वांटिटी मिली, लेकिन शेयर का प्राइस है 2500। तो आपने तो यहाँ पे 2500 पे करे 50 क्वांटिटी के, लेकिन यहाँ पे 50 क्वांटिटी लेने के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे, 1,25,000। तो आपको 1 लाख रुपीज़ और जमा कराने पड़ेंगे, 1,22,500 रुपीज़ आपको और जमा कराने पड़ेंगे। तो ये एक्सपोजर, ये आपको असाइनमेंट मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है। ये जरूरी, ये नहीं है कि आपको 2,500 रुपये में ही पूरी डिलीवरी मिल जाएगी। आपको जो बैलेंस जो अमाउंट है वो आपको सबमिट कराना पड़ेगा, जिसको हम असाइनमेंट मार्जिन बोलते हैं। क्या कह रहा है, असाइनमेंट मार्जिन इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन असाइंड पोजीशंस बाय ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स टुवर्ड्स फाइनल एक्सरसाइज सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक। एक्सपोजर मार्जिन जो आप M2M होता है वो एक्सपोजर मार्जिन होता है। क्लियरिंग मेंबर्स आर सब्जेक्ट टू दीज मार्जिन एडिशन टू इनिशियल मार्जिन, ठीक है। जो एक्सपोजर हमें देना पड़ता है वो आपको यहाँ पे एक्सपोजर मार्जिन कहलाया जाता है। फिर क्लाइंट मार्जिन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंटीमेट्स ऑल मेंबर्स ऑफ देयर मार्जिन लायबिलिटी ऑफ देयर क्लाइंट। तो एट द डे एंड या फिर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग द नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो इंटीमेशन करता रहता है कि आपकी मार्जिन इतनी हो रही है, आपका मार्जिन इतना हो रहा है, मैसेज प्रॉम्प्ट करता रहता है आपके डेस्क पे, और वहाँ से आपको पता लगता रहता है कि किसकी किस पोजीशन चल रही है और कितना रिस्क है और कितना ज़्यादा लायबिलिटीज जनरेट हो रही है थ्रू आउट द डे, ठीक है। So that's it for this chapter, and we'll meet in the next video with new chapter. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.